नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। इस जीत के बाद बीजेपी ने पहली बार कार्य समिति की बैठक की है। इस बैठक में लगभग 1500 से अधिक नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को एक तरीके से स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार बने ही बन गई हो, लेकिन वह पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार जो थी उसे न दोहराएं, उसने जो गलतियां की थी, और वो थी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, जिसे कि कांग्रेस ने की थी। ये बात कही गई है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कि आप वो गलतियां ना दोहराएं जो कि पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जिन गलतियों को दोहराया था। हालांकि एक बात और इससे निकल कर आती है, इस पर हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के बाद प्रदेश में भाजपा ने पहली बार बड़ी कार्य समिति की बैठक की है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के सहयोगी सहित नेता कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। दरअसल बीजेपी अभी से आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, जिसमें मुख्य तौर पर कार्यकर्ताओं पर फोकस किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर कमल खिलाने का काम किया जा सके, जिसके लिए पंचायत मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि चुनावों में बीजेपी पंचायत स्तर तक अपनी जीत दर्ज कर सके। बैठक को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बैठक में कार्य समिति सदस्य, जिला के अध्यक्ष सहित पंचायत के लोग भी शामिल हुए थे। सभी कार्यकर्ताओं को वक्ताओं का मार्गदर्शन मिला। हर कार्यकर्ता को नया संकल्प और नई ऊर्जा मिली है, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यादगार दिन था, जब बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मिला। और कार्यकर्ता हर प्रकार के थे, जिसमें प्रदेश के कोर कमेटी थी, प्रदेश पदाधिकारी थे, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य थे, जिला के अध्यक्ष थे, जिला के प्रभारी गण थे, यहाँ तक कि मंडल अध्यक्ष और पंचायत के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी वक्तागण का मार्गदर्शन लेकर के हर कार्यकर्ता एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा लेकर यहाँ से गया। और निश्चित तौर पर जब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठ नेतागण करते हैं, तो आने वाले समय में जो भी चुनाव होते हैं उसका फायदा होता है। बीजेपी बैठक कर आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रही है, ताकि कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह की नाराजगी न रहे, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि पिछले 6 महीने से बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक बगावत की स्थिति है। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। सरकार आने के बाद भी उनकी पूछ परख नहीं हो रही है। भले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बैठक से कोई फर्क पड़ेगा। दरअसल 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बगावत की स्थिति है। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा आक्रोश हैं। सरकार आने के बाद भी उनकी पूछ परख नहीं हो रही है। ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो सरकार को अपनी बकौती समझने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा कल की बैठक के बाद भी। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक से तो ये स्पष्ट है कि आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार की नाराजगी या आक्रोश ना रहे, जिससे चुनावों में आसानी से जीत हासिल किया जा सके। अब देखना यही होगा कि कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन की मजबूती का सबसे बड़ा आधार बनाने की बीजेपी की यह रणनीति आगे अपना कितना प्रभाव दिखा पाती है। तो यही है, कुल मिलाकर मैं लब्बुलवाब करूं। देखिए, कार्य समिति की बैठक थी। बैठक में बहुत से राजनीतिक प्रस्ताव भी थे, बहुत सी रणनीति भी थी, लेकिन
एक बड़ा फोकस ये था कि कार्यकर्ताओं को हमेशा खुश रखा जाए, कार्यकर्ताओं की सुनी जाए। कुल मिलाकर ये था कि कार्यकर्ता नाराज ना हो, उदासीन ना हो, क्योंकि एक सबक भी बताया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। वो सबक ये था कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, वो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी की वजह से चली गई। एक प्रचंड जनादेश जो था वो एक हार में सिमट के रह गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, शायद वो नेता ना कह रहे हों कि 15 वर्षों की भाजपा की सरकार जो गई थी, कहीं ना कहीं वजह उसकी भी यही थी। जब कार्यकर्ता नाराज होता है, उदासीन होता है, अपने नेताओं से दूरियां महसूस करता है, तब कहीं ना कहीं जाकर पार्टियों में ऐसी स्थिति बनती है कि वो शिखर से उतरकर रसातल पर पहुंच जाते हैं। और ये बात अब पार्टियां शायद धीरे धीरे समझने लगी हैं, या फिर हम ये कहें कि वो समझती तो पहले भी थी, लेकिन अब इसे व्यवहार में परिणित करना चाहती हैं, क्योंकि वो इसका परिणाम देख चुकी हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही मनीष वोरा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर रहेंगे वो। मैं आपका भी स्वागत करता हूं मनीष जी। तो कुल मिलाकर देखिए, जैसी बात हो रही थी, कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है, लब्बुलुआब जो एक मैं कहूं, मतलब एक पक्ष, एक जो उसका हिस्सा था, उसका लब्बुलुआब यही था कि कार्यकर्ताओं को हमेशा साधे रखिए, कार्यकर्ताओं की हमेशा सुनते रहिए, कार्यकर्ताओं से वैसी दूरियां ना बनाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंततोगत्वा बाधक बनती हैं सत्ता तक पहुंचने में। और कितने भी शीर्ष पर आप बैठे हों सत्ता के, वो औंधे मुंह नीचे गिरा देते हैं कार्यकर्ता जब नाराज होते हैं। वासु जी, यही सबक, यही स्पष्ट संदेश मैं देख रहा था उस बैठक में भी दिया गया, जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने ये पाठशाला लगाई और मंत्रियों को, नेताओं सहित पूरी सरकार और जो दिग्गज नेता हैं उन्हें ये स्पष्ट संदेश दिया। वासु जी। जी संजय जी, देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति कल संपन्न हुई है जी। ये कार्य समिति, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की हुई थी जी, तो 3 महीने के अंदर प्रदेश कार्य समिति, उसके बाद जिला मंडल के कार्य समिति, भारतीय जनता पार्टी हर समय करती है। लेकिन अभी चुनाव थे, चुनाव के बाद मौका मिला, तो अब कल कार्य समिति संपन्न हुई। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सत्ता पे बैठाया है। तो उसका अभिवादन भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का कर रहे थे। और निश्चित रूप से आप देखे होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही हम चुनाव जीते, उसके बाद सारे हमारे बड़े नेता संभाग में जाके उन कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे थे। नेताओं का सम्मान नहीं होता, हम कार्यकर्ताओं का जाके सम्मान करते, जो बूथ लेवल में अच्छा काम किए हैं, मंडल स्तर में अच्छा काम किए हैं, उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद तुरंत ने किया। और अभी भी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट, नेताओं को स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में तालमेल रहे, जिससे अच्छा समन्वय बन सके, आगे कार्यकर्ताओं की भी सुनी जाए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनती है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें दो मत नहीं है। सत्यप्रकाश जी, जैसा आप सुन रहे हैं, वासु जी भी कह रहे हैं और जैसा हम रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं, आप भी इस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि जब कार्यकर्ता नाराज होता है तब पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होता है, पार्टी को बड़ा नुकसान सहन करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जो ये नसीहत दी गई और ये कहा गया कि भाई आप सत्ता तक पहुंच गए हैं, आप एक न्यूनतम आंकड़े तक पहुंचे थे, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का न्यूनतम आंकड़ा था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार आप सत्ता तक पहुंच चुके हैं, तो वो गलती ना दोहराएं जो कि कांग्रेस की सरकार ने गलती की थी। मानते हैं वो सारी गलतियां थी? सत्या जी। देखिए संजय, एक बात बोलूँगा, कोई भी राजनीतिक दल हो ऐसे बैठ के करता है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करे, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, ये हमारी बात कर रहे हैं। देखिए हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ा। सर, मैं आपसे ही आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी बात ही पहले बता रहा हूँ कि हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं विधानसभा की खासतौर से बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता घर घर गया, काम किया, हमारी बातों को पहुंचाया, सरकार में जो काम हो उसको पहुंचाया। देखिए वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पहुंचा, मैं कहीं ना कहीं वो 70%, 80% पहुंचा, तब
तभी हम यहाँ आज 35 की स्थिति पे खड़े हैं। इनके जैसे नहीं है कि हम 12 या 14 पे हैं। हमारे कामों पे भरोसा किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, हमारे नेताओं ने मेहनत किया, एकजुटता से चुनाव लड़े, इसलिए हम मजबूत स्थिति में है। अब वोट प्रतिशत आपको भी मालूम है, हमारा इनका मात्र 1% से भी कम है। तो ये दिखता है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम किया है। हमारी बात ना करें, देखिए इनके यहाँ की अगर मैं बात करूं, अरे इनका नेता जो है, वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी के आंख में से टपकता हुआ आंसू प्रदेश की जनता ने देखा है, उनके क्षेत्र की जनता ने देखा है, उनके दिल में जो आहत हुई लगा है वो वहां क्षेत्र की जनता ने देखा है। तो बड़े नेताओं का वहां क्या हाल है वो देखा है। छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल जी दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी बनने वाले हैं। ये सीधा ये दिया गया मैसेज बृजमोहन अग्रवाल जी को कि आप कहां जा रहे हैं, मार्गदर्शन मंडल में जा रहे हैं। देखिए ये वही लोग हैं जो कार्यकर्ता को गद्दार बोल देते थे, ये वही लोग हैं जो कार्यकर्ता को सुनते, राजेश मूणत जी जैसे बड़े नेताओं के नहीं सुनते। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने की कार्यक्रम चल रहा है। गुटबाजी इतनी चरम पर है कि अभी तक आप 6 महीने में निगम मंडल आयोग में अध्यक्ष नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं नियुक्त कर पा रहे? दो शिक्षा जो मंत्री के जो पद है वो खाली है, आप उसको भर नहीं पा रहे क्योंकि कोई राज्यपाल जा रहा है, कोई दिल्ली दौड़ रहा है, आप इतनी गुटबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री देखिए वो बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री है, बहुत ही वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, मैं उनकी कोई दो राय नहीं है, मगर उनको चला कौन रहा है? पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए। जब तक दिल्ली से ऐसे पर्ची नहीं आएगी वो पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए। तो दिक्कत यहाँ ये रही कि सरकार चल कहां से रही है, भगवान भरोसे चल रही है। हमारी बात वही कह रहे हैं, जो पुरानी एक बात याद आ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता था कि प्रधानमंत्री और नेता तो बहुत अच्छे हैं, पार्टी ठीक नहीं है। आप यही कह रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ। नेता जी तो मुख्यमंत्री देखिए, एक बात मैं एक और उदाहरण से आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, ठीक अच्छी बात है, आदिवासी मुख्यमंत्री आपने बना दिया। मगर देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आपको मालूम है एक हफ्ता पहले आदिवासी छात्र की राजधानी में हत्या हो जाती है, खुलेआम पूरे दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। वो आदिवासी मुख्यमंत्री को बयान तक नहीं दे पा रहे। तो क्या ये दिख रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वोट की खातिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया? और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा, देखिए इनकी बैठक हुई, उसमें एक भी ऐसा प्रस्ताव आया क्या कि भाई अपराध क्यों ऐसे बढ़ रहे हैं, भाई आपने महंगाई क्यों बढ़ा दी है? देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये बैठक सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए की है। ये ऐसी कैसी वाहवाही है? बताइए प्रदेश को कहां लेके जाना चाह रहे हैं? ठीक है वासु जी, अपराध बढ़ रहा है और एक तरफ अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, एक तरफ महंगाई बढ़ा रहे हैं अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, एक तरफ महिला अपराध बढ़ रहे हैं आप वाहवाही लूट रहे हैं। तो ये दिखता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए बैठक बुलाई है। प्रदेश वासु जी लंबी सूची है जो सत्या जी ने कही है, जवाब दे लीजिए, सवाल दोहराऊंगा नहीं। बृजमोहन अग्रवाल जी से उन्होंने शुरू किया और यहां लाकर खत्म किया सत्या जी ने। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी पहले अपने नेताओं को संभाल ले। कैसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, आपके ही कमेटी ने, आपकी कमेटी में निकल के क्या आया कि आपसी गुटबाजी के कारण हम 2 चुनाव हार गए। तो गुटबाजी किसके पार्टी में चरम सीमा में, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं, उनकी मजबूरी है, वो नहीं बोल पा रहे। और लेटर जो जारी हुआ पूर्व मुख्यमंत्री के आसपास करीबी नेताओं पर क्या क्या गंभीर आरोप लगे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को पता है। और लोकतांत्रिक पार्टी है बोलते हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है बोलते हैं, वहां तो वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। वरिष्ठ नेता लेटर लिख के देते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको लेटर जारी करना पड़ता है। तो ये हालत कांग्रेस पार्टी ने कर दी। जहां तक बृजमोहन अग्रवाल की बात हमारे भाई कह रहे हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद है और निश्चित तौर पे वो बड़े नेता है और निश्चित तौर पे उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं सत्य प्रकाश को, इतनी सीनियरिटी की कांग्रेस को चिंता थी और इतने सीनियर लोग को आप कहते हैं कि सीनियरिटी के बेस में लोगों को मंत्री बनाना चाहिए, तो आप क्यों धनेन्द्र साहू सत्यनारायण शर्मा जी को मंत्री नहीं बनाए? उस समय क्या सीनियरिटी बेस में नहीं आते थे क्या? कांग्रेस पार्टी करे तो ठीक और भारतीय जनता पार्टी करे तो ये सब बातें नहीं सुनना चाहती जनता ये सुनना चाहती है कि कौन सी पार्टी उनके लिए काम कर रही है, कौन सी पार्टी उनके लिए धरातल पे काम करके दिखा रही है। जनता को ये देखना है। ये बयानबाजी से सरकारें नहीं चलती। केवल 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसी का हाल है। आप विपक्ष में बैठे हैं, जिस प्रकार से कैसे हर फील्ड में मैनुअल करने का काम किया। देखिए संजय जी, सबसे पहले मैं बताता हूं, ये कोल परिवहन में कैसे इन्होंने पोल परिवहन को मैनुअल से ऑनलाइन से मैनुअल कर दिया। उसके बाद FL10 लाइसेंस छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन शराब के दर को कैसे प्राइवेट ठेकेदारों को कर दिया। कैसे लगातार इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया और जनता ने देखा है। इसी का हाल है कांग्रेस पार्टी। आपसी गुटबाजी तो है ही इनके यहाँ। अभी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जी एक छत्र राज चला रहे थे और उनके आसपास के नेता उनको तक बोल नहीं पा रहे थे। ये कह रहे थे कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। अरे आपके यहाँ तो जिला अध्यक्ष की घोषणा राष्ट्रीय लेवल से हो जाती है। मोहन और काम जी उसमें प्रदेश अध्यक्ष उनको पता नहीं रहता। और आपकी जो कुमारी प्रभारी शैलजा थी बगैर मोहन मरकाम जी को पूछे हुए
लेटर जारी करके हटा देती थी किनको, तो उस पर भी बता दीजिए सत्यप्रकाश जी अगर इतनी चिंता है तो। सत्या जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मनीष जी के पास जाऊंगा संक्षेप में। देखिए मैं एक बात बोलूंगी, हमारी राजनीति तो बहुत पुरानी राजनीतिक दल है। देखिए हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता है, वो सक्षम है, वो क्या समस्या नहीं है वो उसको निराकरण करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सत्यनारायण शर्मा जी की बात करें, धीरेन्द्र साहू, देखिए हमारी जब सरकार थी बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारी समितियों में अध्यक्ष रहते थे सत्यनारायण शर्मा जी और धीरेन्द्र साहू जी। ये लालकृष्ण आडवाणी जी कितनी समिति में अध्यक्ष बता दें, मुरली मनोहर जोशी जी कितने समिति में अध्यक्ष बता दें, बृजमोहन अग्रवाल जी का भी थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं हमारे यहाँ नेताओं का सम्मान दिया जाता है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। चाहे चुनाव की बात कर लीजिए, स्थानीय नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर वहां से फॉर्म मंगाया जाता है जिला स्तर से प्रदेश स्तर पे, इनके यहाँ वहीं से पर्ची आती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं मोदी जी की जब तक पर्ची नहीं आएगी, वहां बादशाह की पर्ची नहीं आएगी, तब तक यह जारी नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ हाल है, हिटलर शाही जो पार्टी वो चल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की गुणगान करना है, एक व्यक्ति की चापलूसी करनी है, एक व्यक्ति के चरण चुम्बन करनी है, सिर्फ वही चल रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति वहां खड़ा हो जाएगा तो आंख बंद कर लेंगे कि वो साहब आ गए, सर झुकाना पड़ेगा हमको। मगर हमारे यहाँ क्या, हमारे नेता अगर आते हैं तो हम बोलते हैं, चाहे सचिन पायलट जी आए हो, चाहे इससे पहले शैलजा जी आए हो, हम बोलते हैं, हम बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, स्थानीय नेता बताता है, कार्यकर्ता बताता है। ठीक है, मैं थोड़ा मनीष जी के पास भी चला जाता हूँ। हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उसी के तहत मैं मनीष जी से ही पूछ लेता हूं। मनीष जी पूछ लेता हूं, देखिए जैसे दोनों प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन जैसा सवाल उठता है कि भाई निगम मंडल और भी जो आयोग होते हैं वहां पर नियुक्तियां, तो हम देख रहे थे कि पिछली सरकार में भी स्थिति यही थी कि मैंने तो देखा अंत तक भी बहुत से नेता कार्यकर्ता ये इंतजार करते रह गए कि भाई ये पद तो खाली रह गया है, अंत में ही सही भर तो दीजिए, किसी को रख तो लीजिए। लेकिन ये व्यथा होती है, जैसा कि कई नेताओं के बयान में मैंने देखा, एक व्यथा होती है कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता नेता ये जो व्यथा होती है कहीं ना कहीं वही जब फूटती है तब सरकार चली जाती है, ऐसा कहना है राजनीति के जानकारों का, विशेषज्ञों का। मनीष बोरा जी, आप भी ये स्थिति देख रहे हैं, मुख्य रूप से आज जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कि धरातल पर उतरी पार्टी की फौज होती है, जो कि वो लड़ाई लड़ती है, जो कि नेताओं को, बड़े दिग्गज नेताओं को उस रथ पर सवार करती है जिसे कि कहा जाता है विजय रथ। और वो विजय रथ जब अपनी मंजिल तक पहुंचता है तब वो सत्ता का भागीदार होता है, सत्ता का हकदार होता है। कुल मिलाकर बात ये है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये सब पाया जा सकता है। आप क्या देखते हैं मनीष जी, अब की सरकार, पुरानी सरकार, पहले की सरकार, कार्यकर्ताओं की स्थिति, उसका परिणाम? देखिए सीधे तौर पे मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ कि जो भी भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कार्यकर्ता जो है वो मेहनत की पराकाष्ठा करके नेताओं को सत्ता के सिंहासन पर तो बैठा देता है। अगर जब बात इस बात की आती है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को जिनके दम पे, जिनको आप देवतुल्य कहते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को जब आपको पद देना रहता है उस समय 10 बहाने खड़े हो जाते हैं। हम अभी चुनाव है, अभी ये है, अभी वो है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की स्थिति है। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे धर्मलाल कौशिक के उस वक्तव्य को याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में जितने अवसरवादी थे वो चले गए जब सरकार गई थी उसके बाद में। और उसके बाद जब आपको पता है कि वो अवसरवादी हैं, कि आप उन अवसरवादी लोगों को अवसर देते, बड़े बड़े पदों पर बैठाते हैं और कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हैं, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। अब रही बात कांग्रेस की, तो जैसे ही कांग्रेस सत्ता से उतरी, आप देखिए मुख्यमंत्री जी जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंच पे रहते हुए कार्यकर्ताओं ने कैसे आक्रोश निकाला था ये सबको पता है। उसके बाद अधिकारियों ने भी किस प्रकार आक्रोश निकाला था ये पता है। तो देखिए भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कुल मिलाकर के एक चीज ये होती है कि सत्ता प्राप्ति के पहले तक तो कार्यकर्ता देवतुल्य होता है, पर सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद वो कार्यकर्ताओं की कीमत नहीं रहती है। तो इस बात को राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जिन कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों को आप समझते हैं सत्ता में आने के हमारे भगवान है, इन्हीं की मेहनत का परिणाम है, तो उनकी मेहनत का परिणाम जब उनको देने की स्थिति आती है तब राजनीतिक दल पीछे क्यों हट जाते हैं। तब ये नेता उन अवसरवादियों को मौका देते हैं जो अवसर देख करके आपके साथ जुड़ते हैं। अभी देखिए भाजपा में आने वालों की लाइन लगी पड़ी है, हर दूसरे दिन 5-10 पार्टी लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले यही स्थिति कांग्रेस की थी। तो इन चीजों को समझना होगा, कार्यकर्ताओं को महत्व देना होगा। यदि राजनीतिक दलों को आगे अपनी सत्ता को बरकरार रखना है तो कार्यकर्ताओं को अवसर देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं और भाजपा का अवसर भी आपने देखा है। जी ये ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल मैं कर लूं वासु जी, जैसा कि मनीष जी भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही वो फौज होती है जो कि एक विजय रथ का निर्माण करती है, धरातल पर संघर्ष करती है,
और उस विजय रथ पर सवार अपने नेताओं को सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है, या फिर कहे कि जीत का वो शिखर जिसे सत्ता कहते हैं वहां तक पहुंचाती है। फिर ये कहा जाता है कि वही कार्यकर्ता दूर कर दिए जाते हैं उन सत्ता के स्रोतों से, उन सत्ता के केंद्रों से जहां की वो आसपास फटक भी नहीं सकते हैं। क्या यही नसीहत दी गई है इस कार्य समिति की बैठक में कि भाई ऐसा मत करिए, समझिए ये कार्यकर्ता हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा? वासु जी। देखिए जी संजय जी, देखिए निश्चित तौर पे कार्यकर्ता ही वो फौज है जो सामने जाके चुनाव लड़ती है। और निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत की पराकाष्ठा करके विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का अहम योगदान इस पर है। और निश्चित रूप से समय समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे संगठन मंत्री ये काम देखते रहते हैं। वासु जी एक सवाल जोड़ता हूं, वासु जी आप जारी रखिएगा, मैं एक सवाल सिर्फ जोड़ लेता हूं। ये आप मानते हैं, देखिए आप पार्टी के बड़े नेता हैं, आप अंदर खाने की भी कुछ जानकारी रखते हैं, मैं वो नहीं कहूंगा कि अंदर खाने की आप बात बताइए, लेकिन क्या आप ये मानते हैं जब चर्चाएं होती हैं कि 15 वर्षों तक लगातार निर्बाध शासन करने वाली सरकार बीजेपी की जब चली जाती है, न्यूनतम आंकड़ों तक पहुंच जाती है, तो क्या वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी ही थी? मानते हैं आप? देखिए मैं संजय जी, देखिए ऐसा है कि 15 साल तक सत्ता में रहना, उसके बाद हटना, तो 15 साल की कुछ एंटी इंकम्बेंसी हो सकता है, कुछ कार्यकर्ता नाराज भी रहे होंगे, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन एंटी इंकम्बेंसी भारी थी कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी राज करे थी। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि पद पाने के लिए, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट के लिए काम करता है, उसके लिए देश सर्वोपरि है, निश्चित रूप से वो उसके लिए कदम आगे बढ़ाता है। ये देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक डिफरेंस यही है कि कांग्रेस 5 साल में अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन खो दी। भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल तक सत्ता में रही है, और ये देखना पड़ेगा संजय जी। दूसरी बात है, निश्चित तौर पर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बैठाने के लिए अनेकों ठीक है, तालमेल बहुत जरूरी है वासु जी, संस्था और संगठन के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। और इस संतुलन के बिना आप देखते हैं क्या हश्र होता है पार्टियों का, सत्ता कैसे खिसकती है। सत्या जी बहुत संक्षेप में बताइएगा, मनीष जी से मैं फाइनल कमेंट लूँगा। वो बात ये है कि आप देखिए कि आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने कार्यकर्ता घर घर पहुँचे, और ये जीत वैसी हार तो नहीं थी जैसी बीजेपी की हार थी, लेकिन मैं जब आंकड़ों पर जाता हूं सत्य प्रकाश जी, और जब मैं आंकड़ों को देखता हूं, मैं हार जीत का आकलन जीत और हार के बिंदुओं से करता हूं, तब ये मैं पाता हूं कि अभी तक की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जो पराजय थी वो जिन सीटों पर थी, पिछले चुनाव में हम देखें तो कांग्रेस की हार अगर सीट हम गिने तो उससे बड़ी है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज़्यादा सीट गंवाने वाली हार है। 71 से आप 35 पे पहुंच गए, 36 सीटें आपने गंवाई। ये आंकड़ा सबसे बड़ा होता है। आप कह रहे हैं कि ये बड़ी हार नहीं थी, हम 35 तक तो पहुँचे, लेकिन आप वहाँ से यहाँ की अगर तुलना कीजिए, वो प्रचंड विजय से यहाँ तक की यात्रा देखिए तो 36 सीटें आपने खोई। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये मैं इसे आंकड़ों के माध्यम से बड़ा पराजय, अब तक की सबसे बड़ी पराजय मानता हूं। ये कार्यकर्ताओं की वजह से ही तो हुई होगी। सत्या जी, आप इसे स्वीकार करेंगे? देखिए संजय, आपने बोला कि 36 सीटें हमने कहा, उसमें तो कुछ दो नहीं, वो तो सामने है, सबके सामने। मगर देखिए वोट प्रतिशत का अंतर कितना है, हमारा वोट प्रतिशत कुछ कम नहीं हुआ है, उसमें बहुत सीटें थी, इसलिए सीटों का डिफरेंस ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सत्या जी, कभी भी सीटों का प्रतिशत 1 या 0.7% ही रहा है। पिछली बार ही खाली आप 10% के अंतर से ज्यादा सीटें ले गए जब आप 71 तक पहुंचे। जी वही मैं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, कार्यकर्ता मजबूती से काम किया है। अगर नहीं होता तो वो 10% का इस बार भी हो जाता गैप, कि ये 10% हमारे उनमें गैप रहता है, 10% से ज्यादा से ये सत्ते में बैठे होते हैं। अच्छा, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारा वोट प्रतिशत वही है। कार्यकर्ता देखिए, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सत्ता थी, जब हम सरकार में थे, तो प्रतिष्ठित अखबार ने एक हेडलाइन छापी थी कि दरी बिछाने कुर्सी उठाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। तो हमने उनको भी सम्मान दिया था, अलग अलग पद देके सम्मानित किया था उनको। तो हम वो पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के भरोसे चलते। देखिए इतनी पुरानी पार्टी है, जीवित पार्टी है। ये जो लोग बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, वो आज बीजेपी के अंदर कितने कांग्रेसी चले गए उनको भी नहीं पता होगा।
तो ये कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी चल कैसे रही है? कार्यकर्ताओं के दम पे चल रही है, उनकी मेहनत के दम पे चल रही है। क्योंकि हम हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरी भी बात सुनी जाती है। मैं भी बोलता हूं अपनी पार्टी ऑफिस में जो मेरे को बोलना होता है। तो कहीं पे किसी को मुंह पे ताला नहीं लगाया जाता कि भाई आपको पर्ची दिया जाएगा या भाई वहां से जो ऑर्डर आएगा तभी बोल पाओगे आप। तो यहाँ पे हर व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकता है, अपनी बात बता सकता है और सुनी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनी जाती है, उसकी समस्या का निराकरण होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं वहां पे और हमारे यहाँ यही फर्क है। वहां बादशाह की बात ठीक है सत्य जी, मैं फाइनल कमेंट ले लूं, समय की बात है। मनीष जी आप सुन रहे होंगे। मनीष जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना था, मतलब मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, बड़े नेता जो आए थे, जो मार्गदर्शक थे, उन्होंने जो स्पष्ट संदेश दिया, एक प्रकार की पाठशाला लगाई और कार्यकर्ताओं का वह महत्व समझाया जो कि बड़ा आधार रखता है एक पार्टी के लिए कि वो ऊपर जाएगी या फिर नीचे खसकेगी, ग्राफ कहाँ जाएगा। तो अब ये लगता है क्या कि पार्टियां अब ये समझने लग गई हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब ये समझने लग गई हैं कि ये उपेक्षा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और या चलेगी तब इसके परिणाम ऐसे ही होंगे जो कि छत्तीसगढ़ में इन सरकारों में देखने को मिले। मनीष जी। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से जो स्थितियां बनती है उसमें नेता ये बस समझ रहे हैं कि यदि हम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, यदि उनको बातों को हम नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हश्र वही होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये होती है कि यदि आप ये सोच रहे हैं, सरकार अभी अभी आई है भाजपा की 5 साल बाद वापिस, और आप उस बात को सोच रहे हैं, तो जैसे मैं अभी जगह सत्य प्रकाश जी लगातार कह रहे हैं नहीं हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को हाथ तो लिया जाता है। ऐसे ही मैं दिख रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे। हकीकत यह है कि वास्तविक स्थिति में दोनों ही पार्टियों की स्थिति, दोनों ही जगह वो कार्यकर्ता जो पार्टी का है, वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दरी बिछाता है, वो कार्यकर्ता जो अपने नेता के लिए लड़ जाता है, वो कार्यकर्ता जो अपने नेता के लिए खून बहा देता है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए खून बहा देता है, कार्यकर्ताओं की पूछपरछ पार्टी नहीं करती है। ये एकदम तय है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। यदि वो पूछपरछ करती तो ये होती ना भारतीय जनता पार्टी की होती। भाजपा कहती जरूर है हम कार्यकर्ताओं के लिए सोचते हैं, हम कार्यकर्ताओं की करते हैं, लेकिन ये स्थिति भाजपा में भी नहीं है। और यदि ये स्थिति होती तो भाजपा की सरकार नहीं जाती। आप देखिए, भाजपा में भी लगातार कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, उनकी सुनी नहीं जाती है, तब जाके होता है। देखिए, एक चीज ये जरूर है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे बहुत सहनशील होते हैं। वो अंतिम समय तक जो है इस बात के लिए हमारी सुनी जाए, जब वो पानी सर के ऊपर चले जाता है तब वो अपने विचार प्रकट करते हैं। लेकिन कांग्रेस में वो चीजें कम होती है, वो तुरंत जो है अपना आक्रोश कार्यकर्ता प्रकट कर देते हैं। ये दोनों पार्टियों में बेसिक अंतर है और ये दोनों ही पार्टियों को समझना होगा। और दूसरी चीज ये कि यदि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आप नहीं करेंगे, निश्चित रूप से मुझे लगता है जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चलेगी, कार्यकर्ताओं को महत्व देगी, उस पार्टी को सत्ता से बेदखल कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं होता है। सत्ता आने के बाद लगातार जो है ये स्थितियां होती है कि कार्यकर्ताओं के बजाय अवसरवादी लोग जो हैं वो नेताओं के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, और नेता और मंत्रियों का जो अहम होता है वो अहम जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसका परिणाम जो होता है कि कार्यकर्ता नेता से दूर हो जाता है और अवसरवादी उसके आसपास मंडराने लगते हैं और उनके हिसाब से ही निर्णय होते हैं। इसी वजह से ये स्थितियां बनती है कि कार्यकर्ता और नेता के बीच दूरी बनती है, और कार्यकर्ता और नेता के बीच जब दूरी बनती है तो नेता और जनता के बीच भी दूरियां बन जाती है, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो सेतु है जो नेता और जनता के बीच में काम करता है। जी, मैं सहमत हूं कि कार्यकर्ता ही वह सेतु है जो कि पार्टी और जनता के बीच एक को जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच एक माध्यम का काम करता है, और वही एक माध्यम होता है जो कि चुनाव परिणाम के रूप में परिवर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है कि जीत कैसे हुई, हार कैसे हुई, जीत क्यों हुई, हार क्यों हुई। तो आप सब इस चर्चा में शामिल हुए। वासु जी आपका बहुत धन्यवाद, सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही मनीष जी आप यहाँ जुड़े और आपने बातें बहुत तरीके से समझाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, आज की चर्चा का मूल विषय यही था कि क्या अब पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य दल हो, क्या वो कार्यकर्ताओं का वो महत्व समझेंगे कि जब तक संघर्ष की स्थिति हो तब तक कार्यकर्ताओं को याद किया जाए, रैलियों में, सम्मेलनों में, सभाओं में उनकी पूछ परख की जाए, लेकिन जब सत्ता मिल जाए तब उन्हें दूर कर दिया जाए, उनसे एक दूरी बना ली जाए, मतलब सत्ता पुंज से
सत्ता के स्रोत से, सत्ता का जो आभामंडल होता है उससे उनको काफ़ी दूर रखा जाए, और ये दूरियां ही कहीं ना कहीं बड़ा मायने रखती हैं जबकि चुनाव आते हैं। तो कुल मिलाकर चर्चा ये थी कि क्या पार्टियां अब इसे समझने लगी हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में ये बात निकल कर आई और दिग्गज नेताओं ने ये पाठशाला लगाई और बताया कि देखिए, कार्यकर्ताओं को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, उनका महत्व समझना पड़ेगा और उन्हें उनका सम्मान देना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में बने रह सकते हैं, तभी सरकार दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार भी तभी बन सकती है जब कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगा हुआ है, कंधे की रगड़ के साथ आपके साथ लगा हुआ है, तभी ये जीत संभव है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो सीख है, ये जो बातें हैं कहाँ तक जाती हैं, कहाँ तक दिखाई देती हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।